Okay, so today's our topic of discussion is breathing and exchange of the gases. ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो है हमें कुछ वर्ड्स समझने होंगे, जैसे ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, आप ये बताइए कि रेस्पिरेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों रेस्पिरेशन ज़रूरी है? तो देखिए, समझने की कोशिश करिएगा कि हमें पता है कि कोई भी सेल हो उसको काम करने के लिए एटीपी चाहिए, मतलब हमें भी एनर्जी चाहिए कुछ भी काम करने के लिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये एटीपी कैसे बनता है? ये बनता है इससे, ग्लूकोज से, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज इटसेल्फ एटीपी नहीं बना सकता। ग्लूकोज को ऑक्सीजन चाहिए एटीपी को बनाने के लिए। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आई? ये ऑक्सीजन आई है ब्लड स्ट्रीम से, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ब्लड स्ट्रीम में कहाँ से आई? तो ब्लड स्ट्रीम में ये ऑक्सीजन आई है लंग्स से। ठीक, तो लंग्स में कहाँ से आई? लंग्स में ये गैस जो है इंस्पिरेशन के थ्रू एंटर करी है फ्रॉम इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हमें याद रहना चाहिए कि इंस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन लंग्स में एंटर करती है, फिर लंग्स से ब्लड स्ट्रीम में आती है, फिर ब्लड स्ट्रीम से ये पहुंचती है हमारी सेल के पास, जहाँ पे ग्लूकोज इस ऑक्सीजन का यूज़ करके एटीपी बनाता है और साथ में CO2 रिलीज करता है। अब चूंकि CO2 टॉक्सिक होती है बॉडी के लिए, इसको आउटसाइड भेजना है, तो ये सेल से ब्लड स्ट्रीम में जाएगी और फिर ब्लड स्ट्रीम से ये पहुंच जाएगी लंग्स में, और फिर लंग्स से ये आउटसाइड रिलीज करा दी जाएगी विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस एक्सपिरेशन। क्लियर है? तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को कलेक्टिवली हम लोग ब्रीदिंग बोल देते हैं। तो ब्रीदिंग कुछ भी नहीं है, जस्ट इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अब ये जो लंग्स में गैस आ रही है, जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है लंग्स और ब्लड के बीच, इसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं, और ब्लड से सेल तक पहुंचने को इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सेल है ये इटसेल्फ चूंकि रेस्पिरेशन कर रही है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन से एटीपी बना रही है और CO2 रिलीज कर रही है, तो चूंकि ये प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन या इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन ये दोनों एक ही चीज़ है। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में ये चीज़ आप लोग को समझ में आई? अब इसी को हम लोग डिटेल में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी नॉस्ट्रिल है एंड दिस इज अवर माउथ। ठीक, अब देखिए एयर यहाँ से एंटर करेगी। अब ये फूड का भी पैसेज, ये फूड का पैसेज है। ठीक है, अब ये जो कॉमन पैसेज यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो कॉमन पैसेज है, इसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब एयर नॉस्ट्रिल के थ्रू यहाँ से एंटर करी, और ये देखिए ट्रैकिया आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये ट्रैकिया है। दिस इज द ट्रैकिया विच डिवाइड्स एट द फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री। ठीक, अब ट्रैकिया के ऊपर ये रखा हुआ है हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स कॉमनली नोन एज साउंड बॉक्स। लैरिंग्स इज साउंड बॉक्स। लैरिंग्स के ऊपर एक कवरिंग होती है ग्लॉटिस की, एंड ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप होता है एपीग्लॉटिस का। ये आप देख सकते हैं एपीग्लॉटिस का फ्लैप रखा हुआ है। ये एपीग्लॉटिस क्या काम करती है? ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ द फूड, ये जो है ना, ये जो एपीग्लॉटिस है, ये फूड को प्रिवेंट करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में आने से। ये फूड पाइप है, फूड इधर से ये जो ग्लॉटिस है ये फूड को रेस्पिरेटरी सिस्टम में आने से रोकती है। ये फूड पाइप है, फूड को इस तरफ जाना है, तो ये गलती से भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना एंटर कर जाए, इसलिए ग्लॉटिस के ऊपर लिखी हुई है एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस, ग्लॉटिस, लैरिंग्स, देन ट्रैकिया। अब ये देखिए ट्रैकिया नीचे आकर के डिवाइड कर रहा है। ठीक है, किसमें? प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर ये फर्दर देखिए अंदर डिवाइड कर रहा है, ये है सेकेंडरी ब्रोंकाई, एंड द लास्ट में ये टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाएगा। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शरी ब्रोंकाई। फर्दर इनिशियल ब्रैंक्यूल एंड टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स में इसका डिवाइडेशन होगा।
टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स पे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बलून लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एल्वेलाई। एल्वेलाई ही वो स्ट्रक्चर है जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड एल्वेलाई सेल्स। ठीक है, अब ये जो लंग्स हैं ये आप देख सकते हैं, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स। ओके, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे लंग्स हैं और ये नीचे जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये है डायाफ्राम जिसके ऊपर ये लंग्स जो है रेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में। आप ये देख सकते हैं कि लंग्स रिसाइड्स इनसाइड द थोरेसिक चैम्बर। जो हमारे लंग्स होते हैं वो एक एयर टाइट चैम्बर के अंदर रहते हैं जो कि डॉर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम जिनको कवर करता है, आप देख सकते हैं डॉर्सल साइड पे इनको वर्टिब्रल कॉलम कवर करता है। वेंट्रल साइड पे स्टर्नम होती है, लेटरल साइड से रिब्स इनको ज्वाइन करती हैं, डायाफ्राम एट द बेस पे होता है और ये मिलकर के एक एयर टाइट चैम्बर बनाते हैं जिसके अंदर लंग्स रहते हैं। अब ये देखिए, ये ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रैंक्यूल, टर्मिनल ब्रैंक्यूल, ये मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या, ब्रोंकियल ट्री। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि ब्रोंकियल ट्री में इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रैंक्यूल के पास होती हैं। टर्मिनल ब्रैंक्यूल और जो एल्वेलाई है वहाँ पे सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होती हैं। अभी इस स्ट्रक्चर को हम लोग एनसीईआरटी से भी कवर करेंगे तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। कैसे? अब देखिए, एक पार्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि गैस को जो है, जो एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको हमें लेकर के आना है टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स तक और उसके बाद टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स पे लगी हुई है एल्वेलाई। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एल्वेलाई, टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स पे एल्वेलाई लगी हुई हैं। इन एल्वेलाई से ब्लड से जो है एक्सचेंज होता है गैसियस का, गैसेस एक्सचेंज इन्हीं के बीच होता है बिटवीन एल्वेलाई एंड द ब्लड। ठीक है, तो चूंकि ये एल्वेलाई एक्सचेंज में इनका रोल है, इसलिए इसको हम लोग एक्सचेंज पार्ट के अंदर कवर करते हैं, एल्वेलाई एंड द एल्वियोलर डक्ट। एंड ये जो कंडक्टिंग पार्ट है इसका काम है गैस को इन्वायरमेंट से लेकर के टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स तक लेकर के आना। तो कंडक्टिंग पार्ट के अंदर हमें नेजल कैविटी, नेजोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रैंक्यूल एंड द टर्मिनल ब्रैंक्यूल, ये सब मिलकर के कंडक्टिंग पार्ट बनाते हैं और एल्वेलाई एंड द एल्वियोलर डक्ट मिलकर के एक्सचेंज पार्ट बनाती हैं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी में गिवन है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, दिस इज द ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर ये देखिए लैरिंग्स लगी हुई है, साउंड बॉक्स। ठीक है, और फिर ये देखिए ट्रैकिया, ये देखिए ये आपको सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग देख सकते हैं आप, ये ट्रैकिया के ऊपर हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये देखिए प्राइमरी ब्रोंकाई में भी ये आप देख सकते हैं, ये देखिए सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शरी ब्रोंकाई में ऑल्सो। ठीक है, तो ये देखिए ये ट्रैकिया है, दिस इज द ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकाई में इसका देखिए फर्दर डिवाइडेशन हुआ, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रैंक्यूल एंड दिस इज द टर्मिनल ब्रैंक्यूल। ठीक है, और ये देखिए ये आप बलून शेप्ड स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे, ये और कुछ नहीं हमारी एल्वेलाई हैं। ठीक है, ओके, दीज आर द एल्वेलाई एंड ये देखिए ये मेम्ब्रेन्स हैं लंग्स की हमारी, दीज आर द प्लूरल मेम्ब्रेन्स और इनके बीच जो है वो प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है जस्ट टू प्रिवेंट फिक्शन। ठीक है, ओके। अब ये देखिए ये हैं हमारे लंग्स एंड दीज आर द रिब्स जो लेटरली ज्वाइन करती हैं और ये स्ट्रक्चर डायाफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज द डायाफ्राम। ठीक है, ओके। आइए इस टॉपिक को अब हम लोग एनसीईआरटी से रीड भी कर लेते हैं और जो भी हमने पढ़ा है वो सब एनसीईआरटी में गिवन है। आइए इसको जस्ट एक बार रिवाइज करते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन कवर करते हैं। ओके, सो वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स opening out above the upper lips. Okay, it leads to a nasal chamber through the nasal passage. The nasal chamber opens into the pharynx.
a portion which is common passage for food and air, ये पॉइंट हमें याद रखना है. pharynx is the common portion for food and the air, common passage for the food and the air. The pharynx open through the larynx region into the trachea. Okay, ये हम पढ़ चुके हैं. Larynx is a cartilaginous box which helps in sound production and hence called sound box. ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है. फिर ड्यूरिंग swallowing glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis. Okay, to prevent the entry of the food into the larynx. अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि epiglottis का काम क्या है कि जो prevent the entry of the food into the larynx, जो food है उसको respiratory system में आने से रोकना है. फिर trachea is a straight tube extending up to the mid thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebra into the right and the left primary bronchi. ठीक है, अभी जब हम लोग स्केलेटल सिस्टम आगे फर्दर पढ़ेंगे तो ये हमें क्लियर हो जाएगी फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री क्या है. ठीक है, फिलहाल के लिए ऐसे ही याद कर लीजिए. अभी जैसे 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 हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सब लाइन आपको क्लियर होती जाएगी. Each bronchi undergoes repeated division to form the secondary and the tertiary bronchi and branchioles ending up in a very thin terminal branchioles. Okay, the trachea, primary, secondary and the tertiary bronchi, याद रखिएगा tertiary bronchi तक ही है, and initial branchioles are supported by incomplete cartilaginous ring. इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक. फिर each terminal branchiole give rise to a number of very thin, irregular, walled and vascularized bag-like structure called alveoli. Then the branching network of the bronchi, branchioles and the alveoli comprise the lungs. Okay, we have two lungs which are covered by a double layered pleura, okay, with pleural fluid between them. Okay, it reduces friction on the lung surface. Okay, the outer pleural membrane is in the close contact with the thoracic lining, where the inner pleural membrane is in the contact with the lung surface. The part starting with the external nostril up to the terminal branchiole constitute the conducting part, whereas the alveoli and their ducts from the respiratory or the exchange part of the respiratory system. ये अभी पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं. द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द alveoli, clear it from the foreign particles, humidifies and also brings the air to body temperature. Exchange part is the site of actual diffusion of the oxygen and carbon dioxide between blood and atmospheric air. इस पॉइंट को याद रखना है कि एक्सचेंज पार्ट क्या है, एक्चुअल साइट है ये डिफ्यूजन की ऑफ O2 and CO2 between blood and the atmospheric air. The lungs are situated in the thoracic chamber. अब ये हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में कि लंग्स जो है वो एयर टाइट थोरेसिक चैम्बर्स के अंदर रहते हैं, which is anatomically an airtight chamber. Okay, the thoracic chamber is formed dorsally. ये पॉइंट याद रखना है कि ये जो एयर टाइट चैम्बर बन रहा है ये कैसे बन रहा है. द thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, and on the lower side by the dome-shaped diaphragm. The anatomical setup of the lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. ये जो लास्ट लाइन है, अभी जब जैसे जैसे इस चैप्टर को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे, जब हम लोग डिटेल में इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन को पढ़ेंगे, उसकी फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे, तब ये लाइन हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी. ठीक है, फिर respiration involves the following steps: breathing or the pulmonary ventilation, by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out. ये हम लोग बात कर चुके हैं. This is the breathing. Okay, this is the breathing, that is inspiration and expiration. Diffusion of gases O2 and CO2 across alveolar membrane, transport of gases by the blood, ये है external respiration का part. Then diffusion of oxygen and CO2
between blood and the tissue, this is the internal respiration. And utilization of the oxygen by the cells of the catabolic reaction and resultant release of the CO2, that is cellular respiration, as dealt in the chapter 14. तो ये है हमारा cellular respiration, या इसी को हम लोग इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ये पार्ट 1 था। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर बहुत आसानी से क्लियर होता जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।